नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। संप्रभुता पर आधारित हमारा आज का यह अभ्यास सीरीज उन प्रश्नों को शामिल करता है जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला सवाल है, कौन सी विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है? आपके विकल्प हैं आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या फिर लोक विधि। तो सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है और यहाँ पर लॉर्ड ब्राइस का एक महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने कहा था कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? आपके विकल्प हैं राजतंत्र में, जनतंत्र में, अधिनायक तंत्र या फिर अभिजात तंत्र। सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि जनतंत्र में जो संप्रभुता होती है वो जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। यह कथन किसका है? हॉब्स, बोदा, रूसो या फिर ऑस्टिन। तो सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि यह स्टेटमेंट जो है वो है रूसो का। रूसो ने कहा था शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु की होती है। रूसो की संप्रभुता जो है वो असीमित, अदेय, अविभाज्य और कभी न त्रुटि करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वो कौन होती है? जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता या फिर राजनीतिक संप्रभुता। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प बी, यानी कि विधिक संप्रभुता। शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्य संचालन की दृष्टि से संप्रभुता के सामान्य तौर पर दो प्रकार पाए जाते हैं। एक को कहते हैं विधिक संप्रभु या डी ज्यूरे कहा जाता है, और वास्तविक संप्रभु जिसको डी फैक्टो कहते हैं। राज्य में अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति विधिक संप्रभुता में निहित होती है। प्रश्न 5 में है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? विकल्प आपके सामने हैं, पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या फिर ऐतिहासिक कानून। सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि राष्ट्रीय कानून। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां संप्रभुता नहीं? विकल्प आपके दिए गए हैं हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, लॉक और जे.एस. मिल। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि लॉक का यह प्रसिद्ध कथन है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जॉन लॉक की महत्वपूर्ण पुस्तक है ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। इसी में इन्होंने कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे भी उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं, हिंसा और अन्य कारक मार्ग में अवरोध न उत्पन्न करें। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? आपके विकल्प जो हैं वो हैं अप्पादुराई, आर.जी. गेटल, डॉक्टर पी.एस. मोहार और आर.एन. गिलक्राइस्ट। तो सही जवाब इसमें होगा डॉक्टर पी.एस. मोहार। ये प्रश्न आपके मुख्य रूप से प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती हैं? विकल्प आपके हैं सालमंड, ऑस्टिन, डायसी और हॉलैंड। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि हॉलैंड। हॉलैंड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कानून की परिभाषा के साथ ही कानून के कुछ स्रोतों का भी
उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। प्रश्न संख्या 9 में है, विधिक सर्वसत्ता का मतलब क्या होता है। अभी आपने देखा था कि संप्रभुता के दो रूप पाए जाते हैं, तो इसी के आधार पर आपसे पूछा गया है कि विधिक सर्वसत्ता का मतलब क्या होता है। विकल्प आपके सामने हैं, आप इसको जब पढ़ेंगे तो सही आंसर आपको विकल्प संख्या ए मिलेगा। यानी कि विधिक सर्वसत्ता का मतलब होता है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार। विधिक प्रभुसत्ता उस व्यक्ति में मानी जाती है जो कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता का अधिकारी है। संपूर्ण राज्य के कार्य और शासन का संचालन ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार से ही संपन्न होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधिक रूप से सत्ता किसी को प्रदान की गई हो, लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। तो आपके विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से विकल्प ए आपका सही होगा, यानी कि हॉब्स। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रयोग किया है, तो वो है हॉब्स। आपको यहाँ पर बता दें कि हॉब्स को आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता कहते हैं। उसने ही राज्य की बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानूनी प्रभुसत्ता को पहली बार प्रस्तुत किया था। बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कानून संप्रभु का आदेश है। पॉपुलर स्टेटमेंट है, कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में सकारात्मक कानून की व्यवस्था करते हुए ऑस्टिन ने कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून का खंडन करते हुए कहा कि कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है जिनमें कुछ विशेषताएं हों, और वो विशेषताएं कौन सी हों कि इसकी उत्पत्ति ऐसे सोर्स से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो, इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यह प्रमाणिक होना चाहिए अर्थात इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान होना चाहिए, तब ऐसे नियमों को ही हम क्या कहेंगे, कानून कहेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किया है। आसान सा सवाल है, विकल्प आपका इसमें डी सही हो जाएगा, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ऑस्टिन जो है वो एक विधि शास्त्री है और इनकी पुस्तक का नाम जो है वो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, और इसी में इन्होंने कानूनी संप्रभुता की, विधिक संप्रभुता की बात किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है, अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ये स्टेटमेंट किसका है। जो आपके विकल्प दिए गए हैं वो हैं अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास, स्पेंसर और हॉब्स। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि हॉब्स इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत क्या है। ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या समाजशास्त्रीय सिद्धांत। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि आदेशात्मक सिद्धांत जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्वीकृत सिद्धांत होता है। कानून का आदेशात्मक सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने वाला सिद्धांत है और इसका समर्थन बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन, डाइसी ने किया है। प्राकृतिक कानून के सिद्धांत से हमेशा अलग ये होता है कि सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है और ये सुनिश्चित राजनीतिक सत्ता के आदेश हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है, यह स्टेटमेंट किसका है। विकल्प आपके सामने है, हॉब्स, लॉक, रूसो और बोंदा। सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि हॉब्स आपका सही जवाब हो जाएगा।
हॉब्स के अनुसार वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। प्राकृतिक कानून विवेक या आदेश है। प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश होता है जिसका केवल अलंकारिक महत्व है। नागरिक कानून का मूल तत्व ये है कि उसमें आदेश या बल प्रयोग का भाव निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों में से अलग करता है। विकल्प आपके सामने है। आंसर आपका हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या सी, यानी कि संप्रभुता एक ऐसा तत्व है राज्य का जो कि उसको अन्य संगठनों से अलग करता है। राज्य की आधुनिक अवधारणा की बात करें तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य को अन्य मानवीय समुदायों और संगठनों से अलग करने वाला जो एकमात्र तत्व है वो है प्रभुसत्ता, क्योंकि अन्य मानवीय संगठनों के पास राज्य जैसी प्रभुसत्ता का अभाव होता है। राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के कुल 4 तत्व हैं, जिसमें से जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता को शामिल किया जाता है मुख्य तौर पर। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है प्रभुसत्ता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है। आसान है, आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा संप्रभुता, विकल्प सी। कौन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ये अगर पूछा जाए तो उसका भी आंसर आपका संप्रभुता ही होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या डी, यानी कि संप्रभुता। यानी कि ऐसा जितने भी सवाल आपके आए, चाहे आपसे पूछा जाए कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति कौन सी है, या आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है, या आपसे ये पूछा जाए कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, या आपसे ये भी पूछा जाए कि वह कौन सा ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य संगठनों से अलग करता है, तो इन सभी दशाओं में आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन सभी दशाओं में आंसर आपका संप्रभुता हो जाएगा। विकल्प इस तरह से आप संप्रभुता को ही चयन करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है, संविधान, सरकार, राष्ट्रपति या जनता में। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि जनता में क्या होता है कि ये निवास करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया है प्लेटो ने, अरस्तु ने, बोंदा ने, लॉक ने। तो सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि बोंदा ने किया है। प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जहाँ बोंदा ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, जिसको हिंदी में राज्य कहते हैं, इसी पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने किया था। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में संप्रभुता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास का क्रम अगर देखते हैं तो 16वीं शताब्दी में जीन बोंदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोशियस और थॉमस हॉब्स, और 18वीं शताब्दी में रूसो, और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने किया था। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न 23, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेश को वैध रूप से व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों और जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा किसने दिया है। विकल्प आपके सामने हैं, बार्कर, सीले, गार्नर और गिलक्राइस्ट। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प सी, यानी कि गिलक्राइस्ट आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। संप्रभुता राज्य का सबसे प्रमुख तत्व है, ये आपको पता हो चला है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। गार्नर ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा कि वैध संप्रभु वो है, वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों और जनमत की उपेक्षा कर सके।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के अन्य प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह किसका स्टेटमेंट है? आपके विकल्प हैं डाइसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर और लॉर्ड ब्राइस। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी यानी कि गिलक्राइस्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह किसका कथन है? डाइसी का, गिलक्राइस्ट का, लीकॉक का या फिर गैटल का? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी यानी कि गैटल का स्टेटमेंट है यह। राजनीतिक सिद्धांतों की अगर बात करें तो उसमें वैधानिक संप्रभु के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुची धारणा को खत्म कर देती है। अगर ये वाला स्टेटमेंट आपका आएगा तो आंसर आपको गैटल लगाना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। संप्रभुता की धारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी यानी कि वैधानिक। संप्रभुता की धारणा मुख्यतः होती है वैधानिक। प्रभुसत्ता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या उसके वैधानिक या विधिक शास्त्रीय रूप में देखी जा सकती है। इसका कारण ये है कि राज्य की इच्छा का श्रेष्ठतम रूप राज्य के कानून में निहित होती है जो सभी को बाध्यकारी होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? जेरेमी बेंथम का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का या जॉन स्टुअर्ट मिल का? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी यानी कि जे.एस. मिल इसका सही जवाब हो जाएगा। उपयोगितावादी विचारक में जे.एस. मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी यानी कि ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार का वर्णन किया। वह स्वतंत्रता के दो रूप बतलाते हैं, एक स्व संबंधी और दूसरा पर संबंधी। स्व संबंधी जो स्वतंत्रता है उसके विषय में जे.एस. मिल कहते हैं कि इस पर राज्य को कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए क्योंकि स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? विकल्प आपके सामने हैं। आंसर इसका ग्रोसियस होगा। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को विकसित किया था ह्यूगो ग्रोसियस ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? सेम सवाल है, आंसर आपका हो जाएगा ग्रोसियस यानी कि विकल्प संख्या डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? विकल्प आपके हैं हीगल, मैकियावली, हॉब्स और बोदा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी यानी कि जॉन बोदा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग और प्रतिपादन दोनों बोदा ने अपने राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने और पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से 1756 में अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? सेम सवाल है, आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए बोदा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? जो आपके विकल्प दिए गए हैं उनमें से आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो आपका आंसर होगा वो होगा विकल्प संख्या डी यानी कि बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन जो हैं इस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपरेनस, सोबियन,
इम्पीरियस या सोबियस? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प ए यानी कि सुपर एनस। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? तो निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? तो आंसर आपका होगा विकल्प संख्या ए यानी कि हॉब्स। संप्रभुता के शब्द के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी और अन्य बातों को थोड़ा और ध्यान रखेंगे कि संप्रभुता जो है वो अंग्रेजी के शब्द सॉवरेंटी का हिंदी रूपांतरण है। सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर और एनस शब्द से मिलकर बना है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस शब्द से बना है, तो सुपर और एनस, और किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा से बना है। ये आप ध्यान रखेंगे और इसका अर्थ होता है परम, अर्थात सर्वोच्च सत्ता, अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य और आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हो, तो इस स्थिति को ही संप्रभुता कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा था? विकल्प हैं आपके बोदा, हॉब्स, लॉक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी यानी कि हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था? हॉब्स, लॉक, रूसो और उपर्युक्त सभी। तो आंसर आपका हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए यानी कि हॉब्स। देखिए एक ही सवाल होता है लेकिन बहुत बार उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन था? तो आंसर आपका इसमें भी हो जाएगा विकल्प ए यानी कि हॉब्स इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो इसका भी आंसर होगा आपका विकल्प संख्या ए यानी कि हॉब्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु किस प्रकार था? समझौते का अंग था, समझौते के ऊपर था, व्यक्तियों के नीचे था या प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी। हॉब्स के सामाजिक समझौते में जो संप्रभु था वो समझौते के ऊपर था, तो आंसर इसमें बी आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते के ऊपर था। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च और पूर्ण होती है। संप्रभु को अपेक्षित अधिकार हमेशा के लिए सौंप दिए जाते हैं जिन्हें वापस नहीं मांगा जा सकता। इन्हें वापस मांगने का मतलब होगा कि सभ्य समाज को भंग करके प्राकृतिक दशा में लौट जाना, जहां शांति या सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं होती। हॉब्स ये भी कहता है कि किसी भी शासन प्रणाली के अंतर्गत, चाहे वह लोकतंत्र हो, चाहे वो अभिजात तंत्र हो या राजतंत्र, प्रभुसत्ता के लक्षण एक जैसे होते हैं और वो बहुत व्यापक होती हैं। प्रभुसत्ताधारी को उसके शासित या प्रजाजन न तो हटा सकते हैं और न ही उसको दंड दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, लॉक ने समर्थन किया है निरंकुश संप्रभुता का, सीमित संप्रभुता का, बिना किसी प्रभुसत्ता वाले राज्य का या सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता का? तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या बी यानी कि सीमित प्रभुसत्ता का लॉक ने समर्थक किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? वही सवाल है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? ग्रीकों ने, अंग्रेजों ने, रोमनों ने और भारतीयों ने? तो सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी यानी कि रोमनों ने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता होती है। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यूनानी विचारक प्रभुसत्ता की अवधारणा से अपरिचित थे। रोमन लोग ही पहले विचारक थे जिन्होंने सर्वसत्ता की अवधारणा को जन्म दिया। उनमें पहले से ये विश्वास चला आया था कि लगभग प्रत्येक समुदाय में ऐसी अलंघनीय और
जन्मजात शक्ति निहित रहती है जिनके द्वारा वह अपने सदस्यों को आदेश देता है और उसका पालन करवाता है। इस आदेश देने का पालन करने के लिए बाध्य करने की सत्ता को इम्पीरियस कहते हैं, जिसका अर्थ लगभग वही था जो आजकल प्रभुसत्ता या सर्वसत्ता का है। इस प्रकार सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है जिसके बिना वह अन्य समुदायों के समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। रूसों की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प आपके हैं, यह राज्य कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यह सबकी इच्छा होती है। लोक कल्याण पर आधारित होने के कारण सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की हो सकती है या समुदाय की तात्विक इच्छा हो सकती है। इस इच्छा में संख्या नहीं, गुण प्रधान होता है। संप्रभुता संपन्न होने की वजह से सामान्य इच्छा कानून की सृष्टा है। परमार्थ पर आधारित होने के कारण यह जन कल्याणकारी और सदैव सही होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि रूसो के जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा की विशेषताओं से संबंधित हैं। तो चारों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए और फिर आपको बताना है कि कौन इसमें सही है। इसमें आपको जो विकल्प दिए गए हैं कूट की सहायता से वो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है इसमें यह अस्थाई होती है, ये अस्थाई नहीं होती है, यही आपका इसमें गलत होगा। ए 1, 2, 3 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 में है, मार्सिलियो पदुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया था? लोकप्रिय संप्रभुता का, धार्मिक संप्रभुता का, अभिजनोन्मुख संप्रभुता या संसदीय संप्रभुता? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, जो कि रूसो है तो लोकप्रिय संप्रभुता आएगा ही। मार्सिलियो और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। रूसो ने सबसे पहले लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का पूरी तरह से प्रतिपादन किया। आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले बोंदा ने किया था अपनी पुस्तक रिपब्लिका में, और इसी में उन्होंने स्पष्ट रूप से संप्रभुता की पूरी बात बताई। क्वेश्चन नंबर 46 में है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों की प्रमुखकर्ता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है विधायकों के बहुमत से, सर्वानुमति से, संपूर्ण समाज से या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि सर्वानुमति से। यहाँ पर आपको बता दें कि लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे ट्रस्ट की संज्ञा दी है। यदि लोगों को यह लगे कि राज्य किए गए समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, रूसो का संप्रभु यानी कि शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? विकल्प आपके सामने है। आंसर आपका हो जाएगा वाहन का, यानी कि विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? विकल्प आपके हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि रूसो। अगला और आज के इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा क्या है? यहाँ पर आपको जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। तो ये था आपका 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उन्हीं सवालों को शामिल किया गया था
जो आपके टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। केवल आज हम लोगों ने उन्हीं सवालों का अभ्यास किया है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।